और ये तो वाकई धाकला है इंसानी रूप में, और ये इमरान और उसका साथी है। प्रोफेसर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। सुनो सुनो आका, शुनारी ने इसी तरह चीखते हुए लहजे में कहा, और उसके साथ ही धाकला की आवाज़ कमरे में गूंज उठी। देखो मेरी बात मान जाओ, मैं अब खुलकर तुमसे बात करता हूँ। धाकला की आवाज़ कमरे में गूंजी, फिर वो बोलता रहा। उसके बाद इमरान की आवाज़ कमरे में गूंजी, फिर जैसे जैसे उनकी गुफ्तगू बढ़ती रही, प्रोफेसर का चेहरा गुस्से की शिद्दत से स्याह पड़ता चला गया, लेकिन वो खामोश बैठा उन्हें भी देख रहा था और उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू भी सुन रहा था। उसने धाकला को दोनों बाजू उठाते भी देखा और फिर ये कहते भी सुना कि इमरान के दोनों साथी ठीक हो गए हैं, लेकिन प्रोफेसर खामोश बैठा रहा। जब इस तवील गुफ्तगू का अख्तिताम हुआ और धाकला मंजर से गायब हो गया, तो प्रोफेसर ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। शुनारी, क्या तुम इमरान और उसके साथी पर हमला कर सकती हो? प्रोफेसर ने पूछा। नहीं आका, वो पाकीज़गी की हसार में है और मैं क्या कोई भी शैतानी कुव्वत इस हसार के दौरान उस पर हमला नहीं कर सकती। और आका, वैसे तो शुनारी ये काम कर नहीं सकती। शुनारी तो सिर्फ तुम्हें कुव्वतों की मुहब्बरी कर सकती है। और बस वही चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। ठीक है जाओ, प्रोफेसर ने कहा, और उसके साथ ही वो सुरह दायरा तेज़ी से घूमने लगा। फिर वो स्याह फैलाव से करने लग गया और फिर चंद लम्हों बाद गायब हो गया। तो धाकला अब मेरे मुकाबले पर उतर आया है, प्रोफेसर ने बड़बड़ाते हुए कहा। और उसके साथ उसने दोनों हाथों को उंगलियां एक दूसरे में डाली और फिर उसने इसी तरह हाथ ज़मीन पर रख दिए और उसका जिस्म तेज़ी से नीचे की तरफ झुकता चला गया। चंद लम्हों बाद उनका चेहरा, दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में डाली और फिर उसी तरह उसने हाथ ज़मीन पर रख दिया और उसका जिस्म तेज़ी से नीचे की तरफ झुकता चला गया। चंद लम्हों बाद उसका चेहरा उन हाथों पर टिक गया। चंद लम्हों तक वो इसी तरह पड़ा रहा। फिर उसका जिस्म तेज़ी से लरज़ने लगा। फिर ये लर्जिश बढ़ती चली गई। थोड़ी देर बाद ये लर्जिश इस कदर तेज़ हो गई कि जैसे प्रोफेसर के जिस्म का एक एक रेशा अलहदा अलहदा हरकत कर रहा हो। काफ़ी देर तक इसी हालत में रहने के बाद लर्जिश ख़त्म हो गई और चंद लम्हों बाद प्रोफेसर ने सर उठाया और सीधा हो गया। उसका पूरा जिस्म पसीने में शराबोर हो चुका था। उसका चेहरा खून की गर्दिश की वजह से कंदहारी अनार की तरह सुरख नज़र आ रहा था। उसने दोनों हाथों की उंगलियां खोली। उसने उन्हें ज़ोर से ज़मीन पर मारा तो एक धमाका सा हुआ और कमरे में ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगी जैसे लाखों बदरूहें मिलकर चीख रही हों। फिर ये आवाज़ें मध्यम पड़ती चली गईं और चंद लम्हों बाद मादूम हो गईं। अब कमरे में खामोशी थी। फिर घुंघरुओं की झनकार सुनाई देने लगी और झनकार की आवाज़ सुनकर प्रोफेसर का सता हुआ चेहरा बेएहतियात खिल उठा। चंद लम्हों बाद प्रोफेसर के सामने सुरह रंग का धुआं सा लहराने लगा। आहिस्ता आहिस्ता धुआं एक खूबसूरत लड़की के जिस्म में ढलता चला गया। क्या हुक्म है आका? उस खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके जिस्म पर गहरे सुरह रंग का लिबास था। इत्मीनान से बैठ जाओ पोशारी, तुम्हें बुलाने के लिए मुझे मेहनत करना पड़ी है, प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो लड़की बेएहतियात खिलखिला कर हंस पड़ी। मेहनत का फल भी तो तुम्हें मिल गया है आका, पोशारी तुम्हारे पास पहुंच गई है। लड़की ने प्रोफेसर के सामने दो जानों होकर बैठते हुए कहा। हाँ, लेकिन अब तुम्हें वापस जाने की बजाय मुस्तकिल तौर पर मेरे पास ही रहना होगा, क्योंकि जिबूती ख़त्म हो चुकी है और मुझे अब शिद्दत से तुम्हारी ज़रूरत महसूस हो रही है। प्रोफेसर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। तुमने खुद ही धाकलों को इजाज़त दी थी आका, वरना जिबूती कैसे ख़त्म हो सकती थी? पोशारी ने जवाब दिया। हाँ, लेकिन अब धाकला मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, प्रोफेसर ने कहा। मुझे मालूम है आका, धाकला रमीज़ हासिल करके तुम्हारी जगह लेना चाहता है। मैं धाकला को इसकी इबरतनाक सज़ा देना चाहता हूँ, प्रोफेसर ने कहा। सज़ा देते रहना, उसके लिए बड़ा वक्त है। पहले तुम अपने दुश्मनों से तो निमट लो, इस बार पोशारी ने संजीदा लहजे में कहा। इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये रमीज़ तो मेरे लिए अजाब बनकर रह गया है। इससे तो बेहतर था कि मैं उसे हासिल करने का इरादा ही ना करता, प्रोफेसर ने कहा। इसीलिए तो तुम्हें शैतान ने मना किया था आका, क्योंकि वो जानता था कि इस रामीज़ की वजह से इमरान तुम्हारे पीछे लग जाएगा और फिर तुम्हें अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। बुशारी ने जवाब दिया। तुम अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, किस तरह उस इमरान का खात्मा करूं, प्रोफेसर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो जिच होकर रह गया हो। और बुशारी बेएहतियात हंस पड़ी। तुमने तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिया आका, तुमने जिबूती को इस्तेमाल किया, तुमने इमरान की साथी औरत को अगवा कराया, लेकिन तुम तो क्या किसी को भी मालूम नहीं कि इन बातों से उस इमरान का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। रोशनी की कुव्वत है उसके मददगार है। अब तुमने मुझे पहली बार बुलाकर सही काम किया है, पोशारी ने कहा। मुझे बताओ वो किस तरह ख़त्म हो सकता है, प्रोफेसर ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। धाकला की मदद से उस इमरान का खात्मा किया जा सकता है। दरअसल तुम्हारे खिलाफ रोशनी के एक नुमाइंदे ने यह तरकीब इमरान तक पहुंचाई है कि वो धाकला के जरिए तुम्हारा खात्मा कराए। तुम्हारे जरिए धाकला का खात्मा, इस तरह उन दोनों के दुश्मन खत्म हो जाएंगे और उसकी बुनियाद रामीज़ पर रखी गई है।
चनाचे उस इमरान ने अपने साथी के साथ ऐसी बातें की कि धाकला जो उनकी दोनों की मुकम्मल पाकीज़गी के हसार में पहुंच जाने की वजह से उनके हाथ में के सिलसिला में मायूस हो चुका था, उसने ये खेल खेलने का फैसला कर लिया। उसके बाद तुम्हें शोनारी ने वो सब कुछ दिखा दिया और सुनवा दिया जो तुमने इंतहाई जहानत से काम लेते हुए मुझे बुला लिया, वरना उनकी साजिश कामयाब हो जाती। पुशारी ने जवाब देते हुए कहा, खुलकर बात करो, मैं धाकला के जरिए उसका खात्मा कैसे कर सकता हूँ? धाकला तो पहले ही उसके मुकाबले में नाकाम हो चुका है, वो अब क्या करेगा? प्रोफेसर ने उलझे हुए लहजे में कहा, देखो आका, असल बात यह है कि इमरान के पीछे रोशनी की ताकतें मौजूद हैं जो उसकी मदद कर रही हैं। बजाते खुद इमरान का किरदार और ख्यालात ऐसे हैं कि वो भी रोशनी के करीब है, फिर रोशन कलाम का इस्तेमाल भी वो करता है और अब उसे ये भी मालूम हो गया है कि पाकीज़गी का हसार दुनिया का सबसे ताकतवर और नाकाबिल तस्हीर हसार होता है। इसलिए तुम्हारी जबूती और दूसरी तमाम ताकतें हत्ता के धाकला तक उसके मुकाबले में नाकाम हो गया है। लेकिन अब इमरान धाकला को अपना दोस्त समझ रहा है और उसने धाकला की मदद से अपने 2 हबशी साथियों को भी तुम्हारे कब्जे से निकलवा लिया है। इसलिए अब धाकला के जरिए ही इमरान और उसके साथियों के लिए जिल्लत का गड़ा खुदवाया जा सकता है, उन्हें वहां गिराया जा सकता है, फिर वो बेबस होकर रह जाएंगे। पुशारी ने जवाब देते हुए कहा, उसकी आंखें मुसरत की शिद्दत से जगमगा सी रही थी। तुम्हारे साथ यही मसला है कि उलझी हुई बातें ज़्यादा करती हो, सीधी सीधी बात नहीं करती। बताओ कि किस तरह जिल्लत का घड़ा खुदवाया जा सकता है और किस तरह उन्हें उसके अंदर पहुंचाया जा सकता है। प्रोफेसर ने इस बार कदरे गुस्सीले लहजे में कहा तो पुशारी बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस उम्र में भी गुस्सा दिखाते हुए बहुत खूबसूरत लगते हो आका, पुशारी ने कहा तो प्रोफेसर बेइख्तियार झेम कर रह गया। मेरा मतलब है, पुशारी के प्रोफेसर ने बौखलाए हुए से अंदाज में कहा और पुशारी उसकी बौखलाहट पर एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। आका, तुमने हामहा उस इमरान को अपने असाब पर सवार कर लिया है। धाकला तो अहमक है, उसे सिर्फ अपनी ताकत पर गरूर और तकब्बुर करना ही आता है। उसे क्या मालूम कि इंसानों को किस तरह तस्हीर किया जाता है। सुनो आका, धाकला वाकई तुम्हें हलाक करके तुमसे रामीज़ हासिल करना चाहता है, जबकि इमरान रामीज़ को ज़ाया करके उस धाकला का भी खात्मा करना चाहता है। इस तकूनी खेल के ज़रिए तुम इमरान को ज़िल्लत के उस घड़े में फेंक सकते हो। धाकला तुम्हें हलाक करने के लिए अपनी तजोज़ ताकत का इस्तेमाल करेगा। उसके पास यही एक ऐसी ताकत है जिसके ज़रिए वो तुम्हें हलाक कर सकता है, और तुम्हें भी मालूम है कि वो ऐसा कर सकता है। और मुझे यकीन है कि तुमने इसीलिए मुझे बुलाया है, क्योंकि मेरी मौजूदगी में तसोजगा ताकत काम ही नहीं कर सकती। लेकिन तुमको ऐसा करो कि जैसे ही धाकला यहाँ पहुँचे और तुम पर तसोजगा ताकत इस्तेमाल करे, तुम अपने आप को माकी को तारीब कर लेना। इस तरह धाकला यही समझेगा कि तुम हलाक हो गए हो। उसे माकी का इल्म ही नहीं, इसलिए वो लामहला धोखा खा जाएगा। फिर वो तुम्हारे कब्जे से रामीज़ हासिल करेगा और वो रामीज़ इमरान को देगा ताकि इमरान उसे वो तरकीब बता दे जिससे वो रामीज़ को इस्तेमाल करे। उसके बाद नई सूरत हाल पैदा हो जाएगी। इमरान फौरी तौर पर उस रामीज़ को ज़ाया करने की कोशिश करेगा और जाहिर है धाकला उसे रोकने के लिए उस पर हमला करेगा। इमरान ने भी लामहला धाकला के हाथ में के लिए कोई ना कोई तरकीब सोच रखी होगी। चनाचे उन दोनों में मुकाबला होगा। अगर इमरान ने धाकला का हाथमा कर दिया तो समझो उसे तुमसे गद्दारी की सज़ा मिल जाएगी, और अगर धाकला ने इमरान का हाथमा कर दिया तो तुम माकी से निकल कर धाकला से वो रामीज़ वापस हासिल करके उसे खुद सज़ा दे सकते हो या उसे शैतान के हवाले कर सकते हो। ये तुम्हारी मर्जी है। बहरहाल इन दोनों में से एक काम ज़रूर होगा। दूसरी तरफ अगर इमरान धाकला का हाथमा कर देता है और रामीज़ भी इसके पास पहुंच जाता है और वो रामीज़ को किसी परिंदे का खून लगाकर उसे ज़ाया कर देता है, तो उसका सारा खेल यूँ समझो कि उसकी मर्ज़ी के मुताबिक पूरा हो जाएगा और वो पूरी तरह मुतमईन हो जाएगा। फिर उसे आसानी से जिल्लत की गड़ी में उतार कर बेबस किया जा सकता है। पुशारी ने तफसील से बात करते हुए कहा, तुमने इतनी लंबी तकरीर कर दी, सब कुछ बता दिया, लेकिन असल सवाल का जवाब फिर भी मुझे नहीं मिल सका। इमरान को जिल्लत की गड़ी में कैसे फेंका जाएगा जबकि वो पाकीज़गी की ताकतवर हसार में होगा? प्रोफेसर ने होंठ चबाते हुए कहा, बड़ी आसानी से ऐसा हो सकता है। तो मुझे रामीज़ पर मौजूद उभरी हुई तहरीर की जगह दे दो। उसका इल्म जाहिर है ना इमरान को होगा और ना धाकला को। आखिरी लम्हात में उन दोनों के दरमियान जंग का जो भी नतीजा होगा उसके बाद मैं किसी भी वक्त बाहर आ जाऊंगी, और चूंकि वो रामीज़ को हाथ लगा चुका होगा जिसके अंदर मैं भी मौजूद होंगी, इस तरह उसका हाथ मुझे लग चुका होगा और उसका पाकीज़गी का हसार टूट जाएगा। इसका इल्म उसे भी ना हो सकेगा, और चूंकि वो पूरी तरह मुतमईन होगा, ऐसी सूरत में ना ही वो रोशन कलाम का विर्द करेगा और ना ही रोशनी की कोई ताकत बज़ाहिर किसी खतरे की वजह से उसकी मदद को आएगी। चनाचे उसके लिए जिल्लत का गड़ा खोदने के लिए ज़मीन तैयार हो चुकी होगी। उसके बाद तुम अच्छी तरह समझ सकते हो कि पुशारी गड़ा भी खोद सकती है और इमरान को उसके अंदर भी पहुँच जा सकती है। पुशारी ने जवाब दिया तो प्रोफेसर के चेहरे पर यकलहत इंतहाई मुसरत के तासुरात उभर आए। और अब बात समझ में आई, वाकई तुमने कमाल जहानत का मुजाहिरा किया है पुशारी। अब मैं तुम्हारा तमाम मनसूबा अच्छी तरह समझ गया हूँ। अब मुझे वाकई यकीन हो गया कि इमरान का खात्मा किया जा सकता है। प्रोफेसर ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा, आका फिक्र ना करें, पुशारी जब मुकाबले पर आती है तो फिर शैतान भी इससे पनाह मांगने लगता है।
उस बेचारे इमरान या उसके साथियों को तो वक़्त ही क्या है, पुशारी ने बड़े फाहराना लहजे में कहा और प्रोफेसर ने इस बात में सर हिला दिया। काहिरा के एयरपोर्ट से बाहर निकालते ही इमरान सीधा टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गया। बॉस, यहाँ से वो होटल तो करीब ही है, क्यों ना पैदल चलें? टाइगर ने इमरान को टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ते देखकर बॉस, यहाँ से वो होटल तो करीब ही है, क्यों ना पैदल चलें? टाइगर ने इमरान को टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ते देखकर कहा, क्योंकि वाकई होटल वहाँ से काफ़ी करीब था और पैदल का ही रास्ता था। बगैर किसी बंदोबस्त के तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम धाकला और उसके प्रोफेसर से जीत जाएंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, धाकला शैतानी कुव्वत है, वो भी सिर्फ अपने मकासद के लिए हमसे तावन कर रहा है। वो किसी भी वक्त हमारे खिलाफ हो सकता है और प्रोफेसर वो तो शैतान का नायब है। मैं उस रामीज को ज़ाया करने का बंदोबस्त पेश नहीं करना चाहता हूँ, इमरान ने कहा और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। किसी ऐसी शॉप में ले चलो जहाँ परिंदे फरोख्त किए जाते हैं, इमरान ने टैक्सी में बैठते हुए ड्राइवर से कहा और ड्राइवर ने इस बात में सर हिलाते हुए टैक्सी आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद वो वाकई एक ऐसी मार्केट पर पहुँच गए जहाँ परिंदे फरोख्त करने वालों की बेशुमार दुकानें थीं। इमरान ने टैक्सी वहीं छोड़ दी और फिर वो एक बड़ी दुकान में दाखिल हो गए। जी साहब, आपको कौन से परिंदे चाहिए और कितनी तादाद में? सेल्समैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे ये बतलाओ कि तुम्हारे पास ऐसे परिंदे हैं जिन्हें पकड़े हुए ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे हुए हों? इमरान ने पूछा। जी नहीं जनाब, ये परिंदे तो इंतहाई दूर दराज इलाकों से पकड़े जाते हैं और फिर वहाँ से यहाँ सप्लाई किए जाते हैं, इसलिए बहुत ही जल्द माल आए तब भी 1 हफ्ता तो लग ही जाता है। सेल्समैन ने जवाब दिया। 1 हफ्ते वाले परिंदे कौन से हैं? इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए पूछा। आपको कौन से परिंदे चाहिए? सेल्समैन ने पूछा। सहराई तीतर तो होंगे शॉप में, इमरान ने इधर उधर देखते हुए कहा। हाँ, ये हमारी स्पेशल वैरायटी है, इधर तशरीफ़ लाइए, इधर है ये, सेल्समैन ने कहा और फिर वो इमरान को दुकान के अंदरूनी तरफ बने हुए एक हिस्से में ले गया जहाँ एक बहुत बड़े पिंजरे में वाकई 150 के करीब सहराई तीतर मौजूद थे। आपको कितने तीतर चाहिए? सेल्समैन ने पूछा। सिर्फ 1, इमरान ने जवाब दिया। तो सेल्समैन चौंक पड़ा। ओह, तो आपको तीतर पालने के लिए चाहिए, लेकिन जनाब आप गैर मुल्की हैं, इसलिए मैं ये बताना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि सहराई तीतर पाले नहीं जा सकते। ये सहरा उसे आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह तक ज़िंदा रह सकते हैं, इसके बाद ये लाजमन मर जाते हैं, इसलिए सहराई तीतर पाले नहीं जा सकते। बल्कि यहाँ के उमरा शादियों में सहराई तीतर की गोश्त की डिश मेहमानों के लिए तैयार करते हैं। इसका गोश्त बेहद लजीज होता है, चूँकि उनका शिकार सहरा में बेहद मुश्किल होता है, इसलिए ये हाथ से कीमती भी होते हैं। सेल्समैन ने जवाब दिया। क्या आपने कभी खुद सहराई तीतर का गोश्त चखा है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने वो नहीं जनाब, मैं कैसे इस कदर कीमती परिंदा अफोर्ड कर सकता हूँ? सेल्समैन ने फीके से लहजे में कहा। तो फिर आप ऐसा करें कि 4 सहराई तीतर मेरी तरफ से तोहफे के तौर पर वसूल करें, खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। मुझे सिर्फ इनमें से किसी एक तीतर का थोड़ा सा खून चाहिए और बस, इमरान ने कहा। तो सेल्समैन का चेहरा हैरत से बिगड़ गया। खून? मगर सेल्समैन के लहजे में हैरत के साथ साथ कदरे खौफ का तासुर भी मौजूद था। घबराए नहीं, मैंने इसका खून किसी टूने टोटके में इस्तेमाल नहीं करना। एक खास बीमारी की दवा बनाते हुए उसमें सहराई तीतर का खून इस्तेमाल किया जाता है और मैंने वो दवा बनानी है। इमरान ने इसी घबराहट को देखते हुए उसे मुतमईन करने के लिए कहा। ओ अच्छा, तो फिर आप एक ही ले लें 4। सेल्समैन ने कहा। मैंने कहा ये तोहफा आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। बताइए कितनी रकम दूँ? 4 सहराई तीतरों की और एक को ज़बा भी करना होगा आपने यहीं, ताकि मैं उसका खून किसी बोतल में डाल कर ले जाऊँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो तो हो जाएगा, मैं मैनेजर को बुला लेता हूँ, आप उसके सामने ये सब कुछ कह दें, वरना वो मरकर भी मेरा यकीन नहीं करेगा कि आपने मुझे 4 सहराई तीतर तोहफे में दिए हैं। सेल्समैन ने इस बार इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा और इमरान के सर हिलाने पर वो भाग कर गया और थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो एक अधेड़ उम्र मैनेजर उसके साथ था। क्या वाकई जनाब आप 4 सहराई तीतर इसको तोहफे में दे रहे हैं? मैनेजर ने ऐसे लहजे में इमरान से पूछा जैसे उसे 100% यकीन हो कि इमरान इनकार कर देगा। हाँ मिस्टर मैनेजर, इमरान ने जवाब दिया। और ठीक है, आप वाकई बेहद सही हैं जनाब, मैनेजर ने जवाब दिया और वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद जब 4 तीतरों का बिल बनकर आया तो इमरान को पहली बार मालूम हुआ कि आखिर वो दोनों 4 तीतर तोहफे में देने पर इस कदर हैरान क्यों हो रहे थे। इसकी कीमत वाकई इतनी थी कि इन 4 तीतरों की रकम से अच्छी खासी शादी की दावत की जा सकती थी। बहरहाल इमरान ने अदायगी कर दी और फिर थोड़ी देर बाद सेल्समैन ने एक तीतर को दुकान के ऊपरी कमरे में ले जाकर उनके सामने ज़बा किया और एक छोटी सी बोतल जो उसने खुद ही मुहैया की थी उसमें तीतर की गर्दन से निकलने वाले खून को भरकर बोतल इमरान की तरफ बढ़ा दी और इमरान उसका शुक्रिया अदा करके उसे दरवाजे तक छोड़ने आया। इमरान टाइगर के साथ आगे बढ़ गया। वहाँ से कुछ दूर एक सुपरमार्केट का बोर्ड उन्हें दिखाई दे रहा था। इमरान का रुख उसी तरफ था। सुपरमार्केट में मुख्तलिफ चीज़ों की बड़ी बड़ी दुकानें थी और थोड़ी देर बाद इमरान एक ऐसी दुकान के सामने पहुँच गया जहाँ खवातीन और मर्दों के लिए बनी बनाई विगें फ़रोख्त की जाती थी। दुकान खासी बड़ी थी। क्या आप कोई विग खरीदना चाहते हैं? टाइगर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ,
इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके साथ ही उसने कदम आगे बढ़ाया और दुकान के अंदर दाखिल हो गया। क्या आपके पास ऐसी विगें हैं जिनमें खवातीन के असल बाल इस्तेमाल किए गए हों? जी हाँ, आइए। इस तरह असल बालों वाली विगों का सेक्शन अलहदा है, सेल्समैन ने जवाब दिया और फिर वो उन्हें अपने एक साइड पर बने हुए शोबे में ले आया जहाँ वाकई असल बालों वाली विगों की वैरायटी मौजूद थी। इमरान एक एक विग को गौर से देखता रहा और फिर जैसे ही उसकी नज़र एक विग पर पड़ी वो चौंक पड़ा। इस विग में किसी अधेड़ उम्र औरत के बाल इस्तेमाल किए गए हैं, इसलिए इनमें सफ़ेदी की झलक भी मौजूद थी। क्या ये असली बालों की है? क्या खवातीन ऐसी विग भी पहनती हैं जिनसे वो बूढ़ी नजर आए? इमरान ने हैरान होकर सेल्समैन से पूछा तो सेल्समैन हंस दिया। जनाब, ये वाकई असल बालों की विग है, उसे स्टेज ड्रामों में इस्तेमाल किया जाता है, सेल्समैन ने जवाब दिया। मगर ड्रामों या फिल्मों में तो असल बालों वाली विगें इस्तेमाल नहीं की जाती, उसके लिए तो मसनूई रेशे से बनी हुई विगें इस्तेमाल होती हैं क्योंकि वो बेहद सस्ती होती हैं। इमरान ने कहा, जी हाँ, आमतौर पर तो वाकई ऐसा ही होता है, लेकिन चंद खवातीन ऐसी हैं जो मसनूई रेशे की विगें इस्तेमाल नहीं कर सकती, उन्हें एलर्जी होती है, उनके लिए खसूसी तौर पर ऐसी विगें तैयार की जाती हैं, सेल्समैन ने जवाब दिया। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। एक तो ये पैक कर दें, एक सुनहरे बालों वाली और एक ब्राउन बालों वाली विग भी पैक कर दें, इमरान ने कहा। तो सेल्समैन सर हिलाता हुआ आगे बढ़ी और थोड़ी देर बाद इमरान और टाइगर उस दुकान से बाहर निकले तो टाइगर के हाथ में वो शॉपिंग बैग मौजूद था जिसमें 3 विगें पैक की गई थी। ये विगें आपने क्यों ली हैं बॉस? टाइगर ने बाहर आते हुए पूछा। इससे धाकला की धाक और बढ़ जाएगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, मगर क्या धाकला को मालूम नहीं हो जाएगा कि आप? टाइगर ने बात करते हुए इधर से उधर छोड़ते हुए कहा। फिक्र मत करो, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ से हमारे वाले होटल का फासला काफ़ी है और धाकला की कुव्वत इस्तेमाल अब इतनी भी नहीं कि यहाँ तक की बातें उसे सुनाई दे सकें, कहा। और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद उन्हें एक खाली टैक्सी मिल गई और इमरान उसे होटल अलकाहिरा चलने का कह दिया जहां जोसेफ, जवाना और प्रोफेसर मौजूद थे। फिर होटल के सामने पहुंचकर वो जैसे ही टैक्सी से उतरे एक तरफ से धाकला तेज से कदम उठाता उनके करीब पहुंच गया। वो उसी रूप में था जिसमें उन्हें वो इस कस्बे में मिला था, लेकिन अब उसके जिस्म पर स्याह रंग का थ्री-पीस सूट था। तुम एयरपोर्ट से कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें एयरपोर्ट से निकलते काफ़ी देर पहले देखा था, मैं समझा तुम आ जाओगे, इसीलिए दूसरे काम में मसरूफ़ हो गया, लेकिन तुम तो गायब हो गए और अब इतनी देर बाद आ रहे हो। धाकला के लहजे में हल्की सी गराहट थी। मैं एक दोस्त को मिलने चला गया था, फिर रास्ते में एक विगों वाली दुकान नज़र आ गई। मुझे एक मशीन के दौरान कुछ खास किस्म की विगें चाहिए, इसलिए मैंने उन्हें खरीद लिया और अब वहाँ से सीधा यहाँ आ रहा हूँ, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। खास किस्म की विगें? लेकिन बैग में तो आम से विगें हैं, धाकला ने टाइगर के हाथ में पकड़े हुए थैले की तरफ देखते हुए कहा। ये मेकअप के माहिर जानते हैं कि विगें कौन सी खास होती हैं और कौन सी आम। तुम छोड़ो इन बातों को और बताओ कि प्रोफेसर की क्या पोजीशन है, इमरान ने पूछा। प्रोफेसर अपने कमरे में है, क्या तुम देख नहीं सकते कि वो क्या कर रहा है? हो सकता है किसी तुम्हारा यहाँ आने की इत्तला मिल गई हो, आखिर वो तुम्हारे निज़ाम का बहुत बड़ा आदमी है। नहीं, जब तक मैं ना चाहूँ मुझे नहीं दे सकता। बहरहाल आओ, अब हमें ये काम कर लेना चाहिए, मैं अब मज़ीद देर नहीं करना चाहता, धाकला ने लिफ्ट की तरफ मुड़ते हुए कहा। वो बातें करते हुए होटल के अंदर हाल में पहुंच चुके थे। क्या तुम वाकई उसे हलाक कर सकते हो? इमरान ने लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए कहा। हाँ, मेरे पास एक ऐसी ताकत मौजूद है, अगर मैं अचानक इस ताकत को इस्तेमाल कर दूँ तो प्रोफेसर बावजूद इंतहाई ताकतवर होने के हलाक हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता अगर उसे संभलने के लिए चंद लम्हे भी मिल गए तो फिर वो मुझे भी फना कर सकता है, धाकला ने जवाब दिया। क्या हम तुम्हारे साथ रहकर इस सारे खेल को देख सकते हैं? इमरान ने पूछा। नहीं, तुम जैसे ही प्रोफेसर के कमरे में पहुंचोगी इसकी ताकत से इत्तला पहुंचा देंगी और चूँकि मैं तुम्हारे साथ हूँगा तो मेरे बारे में भी वो बाखबर हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, धाकला ने जवाब दिया। तो फिर? इमरान ने कहा। तुम अपने साथियों के पास पहुंचो, जब प्रोफेसर हलाक हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा, धाकला ने कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने कमरे में बैठकर ये मंजर देख सकें? देखो धाकला, मैं खुद अपनी आंखों से ये देखना चाहता हूँ कि तुमने वाकई प्रोफेसर को हलाक कर दिया है, तुमसे कुछ बाइद नहीं कि तुम क्या कर दो, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। ठीक है, मैं अपनी ताकत का वार करते ही तुम्हें बुला लूँगा, वार हो जाने के बाद प्रोफेसर बेबस हो जाएगा लेकिन उसे मरने में बहरहाल वक्त लगेगा, धाकला ने कहा। और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। फिर इमरान तो टाइगर के साथ तीसरी मंजिल पर उतर गया, जबकि धाकला लिफ्ट में सवार ऊपर 8वीं मंजिल की तरफ बढ़ गया। इमरान ने जोसेफ और जवाना के मुश्तरका कमरे का दरवाज़ा खुला तो वो खुलता चला गया। अंदर बेड्स पर जोसेफ और जवाना दोनों साकत पड़े हुए थे। इमरान जानता था कि उन दोनों पर मसनूई नींद तारी की गई है। टाइगर, बाथरूम में जाओ और तीनों विगों में से बाल तोड़कर उनको मिलाकर बारीक रस्सी के अंदाज में बनाओ और फिर लाकर मुझे दो,
मैं इस दौरान इन दोनों को नींद से बेदार करता हूँ, जल्दी करो। इमरान ने कहा तो टाइगर हाथ में पकड़े हुए बैग समेत तेज़ी से बाथरूम की तरफ बढ़ गया। जबकि इमरान जोसेफ की तरफ बढ़ गया, उसने दोनों हाथों से जोसेफ का नाक और मुंह बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब जोसेफ के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो इमरान हटकर जवाना की तरफ मुड़ गया। उसने जवाना के साथ भी यही कार्रवाई की। वो साहब, हम तो प्रोफेसर को जोसेफ की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। दौरान जवाना के जिस्म में भी हरकत के तासुरात नमूदार हो गए। चनाचे इमरान पीछे हट गया। मुझे मालूम है कि तुमने क्या किया और क्या करना चाहिए था और अब तुम्हारी पोजीशन क्या है, इसलिए अपने आप को नॉर्मल रखो। इस वक्त हम इंतहाई तशवीशनाक हालात से गुजर रहे हैं। इमरान ने खुश्क लहजे में जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। जोसेफ उठकर बैठ चुका था और जोसेफ ने बेएहतियात होंठ खींच लिए। चंद लम्हों बाद जवाना ने भी नींद से बेदार होकर वही हैरत जाहिर की जिसका इजहार जोसेफ ने किया था। इमरान ने उसे भी वही जवाब दिया जो जोसेफ को दिया था। उस लम्हे बाथरूम का दरवाज़ा खुला और टाइगर बाहर आ गया। उसके एक हाथ में बटे हुए बालों की बारीक रस्सी थी, जबकि दूसरे हाथ में विगो वाला थैला। इमरान ने बालों की रस्सी उसके हाथ से ली, उसे गौर से देखा और फिर मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया। थैला अलमारी में रख दो, इमरान ने कहा और टाइगर सर हिलाता हुआ अलमारी की तरफ बढ़ गया। इमरान ने बालों से बनी हुई इस रस्सी के दोनों सिरों को आपस में मिलाकर गांठ दी और फिर उसे अपने एक कान पर इस तरह चढ़ा दिया जैसे रंग चढ़ाया जाता है, फिर उतार कर वो रंग जेब में रख लिया। इसी लम्हे दरवाज़ा एक धमाके से खुला और धाकला अंदर दाखिल हुआ। आओ जल्दी करो, मैंने प्रोफेसर पर वार कर दिया है और वो बेबस हो चुका है, आओ। धाकला ने अंदर दाखिल होते ही कहा और उसके साथ ही वो तेज़ी से वापस मुड़कर बाहर चला गया। आओ सब। इमरान ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए अपने साथियों से कहा। उसके चेहरे पर इस वक्त इंतहाई सख्ती से उभर आई थी। थोड़ी देर बाद वो प्रोफेसर के कमरे में पहुंचे। कमरे के बेड पर अधेड़ उम्र प्रोफेसर लेटा हुआ था। उसका पूरा जिस्म इस तरह लर्ज रहा था जैसे पानी हलकोरे खाता है। बेड के करीब खड़ा धाकला बड़े गौर से प्रोफेसर को देख रहा था। तुम धाकला, तुमने मुझे पर तसोजगा का वार किया है, मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। अचानक प्रोफेसर के मुंह से एक सरसराती हुई आवाज़ निकली। मैं मजबूर था प्रोफेसर, अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम लाजिम मुझे सजा देते, इसलिए मैंने यही बेहतर समझा कि मैं तुम्हें ख़त्म करके खुद अपनी ताकत में इजाफा कर लूँ। और ब्लैक वर्ड में तो ये खेल किसी तरह भी मायूब नहीं समझा जाता। गलती तुमसे हुई है कि तुमने मेरी निगरानी नहीं की और गलती का खमियाजा भुगत रहे हो। धाकला ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। तुमने मेरे दुश्मनों से साजबाज की है और सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि ब्लैकवर्ड के बदतरीन दुश्मनों से साजबाज की है। तुम शैतान के अजाब से ना बच सकोगे। प्रोफेसर की आवाज़ सुनाई दी। शैतान को इन छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं होती। उसका शैतानी कारखाना अज़ल से चल रहा है और अब तक ऐसा ही चलता रहेगा। तुम्हारी और मेरी इस अजीम कारखाने में इतनी हैसियत बहरहाल नहीं है कि शैतान को कोई परेशानी हो, धाकला ने जवाब दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन जाने से पहले हमारी वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर करना मत भूलिए और इसी के साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।